हुआ है ना? स्टार्ट हुआ सर? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोगों को? है सर। ओके सर, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और इनकम टैक्स क्लास है, और इनकम टैक्स में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहे थे ना। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। अच्छा, कल एक क्वेश्चन, एक पजल सॉल्व करने के लिए बोला था, बाद में मैंने भी उसका सॉल्यूशन दिया था। कि आप लोगों के साथ मेरा आंसर मैच किया सर? कल जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्या आप लोगों के साथ मेरा आंसर मैच किया? हाँ बोलो। आंसर तो बिल्कुल जी सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी तो आंसर शेयर किया था सबको, मैच किया मेरे साथ। ये जो पजल हम लोग स्टार्ट में बता रहे थे आपको, फिर बाद में मैं इसको सॉल्व नहीं किया। मैं आपको बोला कि आप लोग घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। कि अगर आपके पास याद है ना, ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? आपके पास 4 घर हैं, है ना। इसमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी को आप अपना सेल्फ ऑक्युपाइड मान पाओगे, और बाकी 2 को आपको लेट आउट मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब लाइक 2 और मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन दैट केस मतलब कोई भी 2 प्रॉपर्टी को आप मैक्सिमम, मतलब 3 प्रॉपर्टी भी होगा तो भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हैं, एक को लेट आउट। 4 प्रॉपर्टी है तो भी आप 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हो, 2 प्रॉपर्टी को लेट आउट, है ना। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे, मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया कि आप पहले क्वेश्चंस में जैसे सारा इंफॉर्मेशन गिवन था, सर याद आ रहा है ना सबको? हेलो, याद आ रहा है ना? तो हम लोग पहले क्या किया था, हम लोगों ने पहले जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब एक बार सारे के सारे प्रॉपर्टी को लेट आउट मान लिया, और एक बार सारा का सारा प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया, है ना। इंफॉर्मेशन सब कुछ गिवन था, इंफॉर्मेशन सब कुछ एज पर दी सिचुएशंस गिवन था। म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन था, ठीक है, फेयर रेंट था, स्टैंडर्ड रेंट था, म्यूनिसिपल टैक्स था, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरा है, ठीक है, कैपिटल बोरोड भी किया है, ठीक है, मतलब लोन भी लिया है। उसमें डेट का एक इंपॉर्टेंट मैटर है सर, 1499 के बाद का लोन है कि 1499 के पहले का लोन है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सर। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर हम लोगों के सामने सिचुएशन ये आया था कि चलो ठीक है, ये तो एक था। उसके बाद हम लोगों ने क्या हम लोगों ने एक बार 4 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया। और फिर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट है, बताओ जल्दी मुझे। अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या उसमें आपको इनकम होता है क्या? जिस घर में हम लोग खुद रहते हैं, उस घर से हम लोग इनकम करते हैं क्या? नहीं ना, इनकम तो नहीं कर पाते, लेकिन क्या, तो फिर बेनिफिट क्या लेते हैं उससे? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वेरी गुड सर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, है ना। तो ये बेनिफिट आपको लेना चाहिए कि अगर आप जिस घर में रहते हो उस घर का अगर लोन चलता है, ठीक है, जिस घर में आप रह रहे हो अगर उस घर का लोन चल रहा है तो लोन का बेनिफिट आपको लेना चाहिए। तो इसीलिए लोन का बेनिफिट लेने से क्या सुविधा है? लोन का बेनिफिट लेने से सुविधा ये है कि आपका आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है, आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है सर। एज ए क्लाइंट, एज ए इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स, जब आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है, तो आपका क्लाइंट को क्या एडवाइस होना चाहिए कि टैक्स लायबिलिटी कम किया जाए कि ज्यादा किया जाए? कम किया जाए, है ना, कम किया जाए। तो ये सब गवर्नमेंट ने आपको कम करने का रास्ता बता के रखा है, गवर्नमेंट आपको कम करने का रास्ता बता के रखा है, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये सारे के सारे कम करने के बारे में कहाँ क्या किया के क्या हिसाब लगा के आप उसको कम कर सकते हो, गवर्नमेंट उसके बारे में बताया आपको। इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट और आता है। और गवर्नमेंट का भी खुद का कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है ना 30% ऑफ NAV, ठीक है, ये सब तो गवर्नमेंट आपको देता ही है 24A के तहत। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है और कुछ डिडक्शंस आपको भी लेने के लिए बोलता है। अगर आप इसको नहीं लेते हो तो आप ही फंसोगे, मतलब फंसोगे इन द सेंस आपका ही लॉस है ना। नाउ
क्वेश्चन इज दैट, अच्छा इंटरेस्ट के बारे में ना एक स्पेशल डिस्कशन होने वाला है कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, मैं उसके बारे में बात करता हूँ सर, बट उससे पहले कुछ और चीजें बात करूंगा। अच्छा, जो क्वेश्चंस हम लोग लास्ट दिन छोड़े थे, मैं उसके एक बार फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था, और आपको मैं बोला था कि आप सेल्फ ऑक्युपाइड भी देख लिए थे, लेट आउट भी देख लिया था। इसके बाद मैं आपको बोला था कि कौन सा दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानने से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है टैक्स पेयर को। तो आप लोगों का क्या आंसर निकला सर? मेरा तो ऑप्शन वन मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस वन हाउस टू को अगर सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाए। हाँ सर, हमारा सर ऑप्शन 1 ही है जी। ठीक है, 4 सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पर बिल्डअप किया था सर। इसमें हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री हाउस फोर, अगर हम हाउस वन हाउस टू को सेल्फ ऑक्युपाइड मानते हैं, ठीक है, और हाउस थ्री हाउस फोर को लेट आउट मानते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप अगर देखें एक बार इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली। हाँ बोलो सर। 6টা कंडीशन ब्रीच है सर। नहीं, 6 कंडीशन नहीं मिलेगा, 4 में ही तो हो जाएगा। 6 कंडीशन निकालने का जरूरत है क्या? देखो तो एक ऐसा बार। कोई অপশন 1টাই হলো, 6টা দিয়ে করেছিলাম যে 6টা করানো ছিল কালকে। नहीं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये 4 निकाल के आप लोगों को शेयर किया था। ये 6 निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक चीज देखो, मैं आप लोगों को कल क्लास में कंडीशंस दिखा रहा था कि आप किस तरह से कंडीशन बना सकते हो। मैंने कंडीशन बताए नहीं, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर क्लास खत्म होने के बाद मैंने उसको फिर से एक बार रेडी किया, और मैं बोला नहीं एक बार शेयर कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो मैं आपको बस एक छोटा सा चीज समझाता हूँ, आप एक बार वापस देखिए, ठीक है, कल वाला सिचुएशंस को एक बार वापस देखिए। हमारे पास जो सिचुएशंस था, उसमें अगर थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास 4 घर था, 4 हाउस प्रॉपर्टी था। हम लोगों को बोला जा रहा है एज पर दी प्रोविजंस कि आप कोई भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, और कोई भी 2 को आप लेट आउट कर लो। अब आप किस तरह से इसको सजा सकते हो? आपके पास हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, हाउस 4 है, ओके। और तो मैंने इसको क्या किया, देखो सिचुएशन 1 में मैंने 2 बार पहले 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया, फिर नेक्स्ट बार 2 वाले को डीएलओ कर दिया। फिर सेकंड सिचुएशंस में मैंने फर्स्ट को डीएलओ कर दिया, फिर नेक्स्ट 2 को एसओ कर दिया, और लास्ट को डीएलओ कर दिया। फिर थर्ड कंडीशंस में मैंने फर्स्ट दोनों को डीएलओ और लास्ट दोनों को सेल्फ ऑक्युपाइड कर दिया। फिर फोर्थ सिचुएशंस में, मतलब ये सब सिनेरियो है, मैंने पहले वालों को सेल्फ ऑक्युपाइड, मिडिल 2 वाले को लेट आउट, और लास्ट वाले को सेल्फ ऑक्युपाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें, क्या हम लोग हर केस में, आप अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या हाउस 1 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड रहा है सर? एक बार देखो तो, क्या हाउस 1 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड रहा है? देखो, 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड, 2 बार लेट आउट। हाउस 2 भी सेम टू सेम, 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड, 2 बार लेट आउट। हाउस 3 भी देखो, 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड, 2 बार लेट आउट। हाउस 4 भी 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड, 2 बार लेट आउट। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका मतलब हम लोगों ने सारा कॉम्बिनेशन यूज कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने सारा कॉम्बिनेशन को यूज कर चुके हैं सर, तभी तो ये दिख रहा है। अब करना क्या था, आपका जो जो इंफॉर्मेशन निकला हुआ था, से फॉर एग्जाम्पल आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन आपने कैलकुलेट करके रखा था, याद करो सर। याद भी क्या, आपके पास तो सारा इंफॉर्मेशन है। जब आपने सेल्फ ऑक्युपाइड किया था, जब आपने सेल्फ ऑक्युपाइड कैलकुलेशंस निकाला था, तब आपका हाउस 1 का वैल्यू आया था 11,060, हाउस 2 का आया था 75,900, हाउस 3 का आया था 30,000, हाउस 4 का आया था 30,000। ये आपका इनकम था, मतलब ये लॉस में था, सारा का सारा लॉस, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से लॉस ही आता है सर। क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में हमें इनकम नहीं होता है, उल्टा गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देता है कि अगर आपका लोन है, लोन के इंटरेस्ट पे बेनिफिट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। और लेट आउट प्रॉपर्टी में आपके पास इंफॉर्मेशन था, देखो हाउस 1 में आपको प्रॉफिट हुआ है, पॉजिटिव प्रॉफिट, बट हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4 में आपका नेगेटिव सिचुएशन है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जाके हम लोग कहां चले गए, अब हम लोग इसको पजल सॉल्व करने के लिए निकले कि कौन सा 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड करने से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस सिचुएशन वाइज हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन। अब ये एक सिचुएशन से, ये एक सिचुएशन से, ये एक सिचुएशन से, ये एक सिचुएशन से,
4 सिचुएशंस मेरे सामने आया था, अब मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर बस प्लस 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 करके कर दिया। मतलब एक बार हाउस 1 को एसओ मान लिया, हाउस 2 को एसओ मान लिया, और हाउस 3 हाउस 4 को लेट आउट मान लिया। सिमिलरली सेकंड सिचुएशंस में भी एक कॉम्बिनेशंस निकाला, थर्ड सिचुएशंस में भी एक कॉम्बिनेशंस निकाला, और फोर्थ में भी एक कॉम्बिनेशन। एक चीज हम लोगों ने श्योर किया कि क्या सारा कॉम्बिनेशंस फुलफिल हुआ है कि नहीं, वो देखना था। क्या हाउस 1 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड रहा है? हाँ रहा है। क्या 2 बार लेट आउट रहा है? हाँ रहा है। क्या हाउस 2 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड रहा है? हाँ रहा है। क्या 2 बार लेट आउट है? हाँ है। क्या हाउस 3 2 बार सेल्फ ऑक्युपाइड है? हाँ है। क्या 2 बार डीएलओ है? यस है। हाउस 4 भी सेम टू सेम। अब लास्ट में देखो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, सर 1,62,650, 1,61,60, 660, 85,360 एंड 86,350। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट एक टैक्स पेयर्स को कौन से वाला इनकम को लेने से होगा? बोलो, सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सा इनकम को चूज करने से टैक्स पेयर को होने वाला है? सर ये जो टैक्स पेयर था ना, मिस्टर एक्स, या कौन था? मिस्टर एक्स ही था ना, मुझे याद इतना आ रहा है, मिस्टर एक्स का ही क्वेश्चन था। मिस्टर एक्स जो है, इसका अदर सोर्स में कितना इनकम था सर? याद करो थोड़ा। मिस्टर एक्स का अदर सोर्स में कितना इनकम था? 14,75,000 है ना? अरे बताओ ना, आप लोग चुप क्यों हो? समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस सर। लास्ट क्लास का ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आप लोग घर पे भी ट्राई किए हो तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर इतना सारा सिचुएशंस, 4 सिचुएशंस हमारे सामने हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि चूज दिस वन, 160 to 650, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉस। मैक्सिमम लॉस है ना ये, तो आपको अच्छा है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, 14,75,000 आपका इनकम है, पॉजिटिव इनकम है, और 1,60,650 आपका नेगेटिव है, मतलब लॉस है, ठीक है, या एक्सपेंस है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं 1,62,650 की जगह अगर 161,660 या फिर 85,360 या फिर 86,350 यूज करता, तो क्या होता? मेरा ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता? मेरा जीटीआई क्या होता? प्लीज कैलकुलेट करके बताइए मुझे। ये मेरा 13,12,350 आया। अब देखिए सर, एक टैक्स कंसल्टेंट की तरह सोचे, थिंक लाइक ए कंसल्टेंट, तो समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 14,75,000, ये मेरा तो फिक्स्ड है ना। 14,75,000 ये तो मेरा अदर सोर्स का इनकम है जो क्वेश्चंस में गिवन है। नाउ मेरे सामने मौका है कि भाई मेरे पास कोई भी 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मैं चूज कर सकता हूँ, बट अगर मैं सिचुएशन 1 चूज करता हूँ जहां पर मुझे मैक्सिमम सुविधा मिल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 160 to 650 को चूज किया। लेकिन अगर मैं माइनस करता 161 नहीं, कितना है सर? 161,660। लुक एट द आंसर, कितना आया सर मेरा इनकम? देखो एक बार, बार बार बता रहा हूँ सर, फील लाइक ए टैक्स कंसल्टेंट, तो समझ में आएगा क्या चल रहा है। 13,13,340, 13,13,340, and this one is 13,12,350. सर which one is better for taxpayer? आपका इनकम ज्यादा हो आप इसमें खुशी रहोगे, कि आपका इनकम कम हो तो उसमें खुशी रहोगे टैक्स पेमेंट करने के टाइम पे? बोलो। इनकम कम हो। इनकम कम हो, है ना सर। अगर आप 85,360 को माइनस करते तो और इनकम बढ़ जाता आपका। 14,75,000 माइनस 85,360, आपका इनकम हो जाता है 13,89,640, जहां पर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, 13,12,350। तो ऑलवेज आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को चूज करोगे ना जिससे आपका टैक्स बेनिफिट ज्यादा हो, और वो भी रूल में रह के, है ना। लीगली करना है सर, इलीगली नहीं करना है, लीगली रूल में रह के, जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला है कि कोई भी 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हो। आप देख लो कि आपका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसमें। तो इसीलिए सिचुएशन 1 का जो मतलब जो
सिचुएशन 1 का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में टैक्स पेयर को मैक्सिमम बेनिफिट है, दैट्स वाई, क्योंकि मेरा इनकम सबसे कम होने वाला है इसमें बाकी 4 में से, तो इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम को सिचुएशन 1 वाला 160 to 650 चूज किया गया, ताकि क्या हुआ, मेरा ग्रॉस टोटल इनकम 13,12,350 हुआ। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कुछ डिडक्शंस था। ठीक है, डिडक्शंस जैसे कि आपका प्रीपेमेंट ऑफ कुछ इंटरेस्ट था, आपका लोन टेकन का प्रीपेमेंट था, वो माइनस हो जाएगा, और आपने प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डाला एज पर, ये बेसिकली जो होता है ना, ये डिडक्शंस एज पर, ये डिडक्शंस चैप्टर में डिटेल्स डिस्कस करूंगा, अभी बस आप लोग लिख के रखो सर। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर आपको दिखाया ना, ये आंसर के अंदर मैं दिखा के रखा था, आपको अभी इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अब डिडक्शन चैप्टर हम लोग डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, 80C to 80U, जब वो चैप्टर डिटेल्स में पढ़ेंगे तब मैं आपको डिडक्शंस का डिटेल्स बताऊंगा कि कहाँ पर क्या डिडक्शंस मिलता है। बट फिलहाल इतना जानो कि प्रोविडेंट फंड में पैसा डालने से, लोन का रिपेमेंट करने से वो माइनस हो जाता है आपका GTI से। ठीक है, तो GTI से माइनस करके आपका इनकम आ रहा है 12,57,350। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका नेट इनकम। ठीक है, इस नेट इनकम के ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, मतलब वही 12,57,000, मतलब 12,57,350 पे आपका टैक्स लायबिलिटी होगा। ठीक है, मतलब वही अप टू 2.5 लाख, नहीं 2.5 लाख से मतलब 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 20 लाख के ऊपर जो, मतलब सॉरी 5 लाख से 10 लाख 20%, अब 10 लाख से 12 लाख का जो स्लैब है, हमें यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चन से नहीं पूछा था, तो मैं इसलिए और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी का डिस्कशन मैंने बेसिक्स में बहुत ज्यादा करके रखा, आप लोगों में से जिनका बेसिक्स नहीं किया है, आप लोग जरूर एक बार बेसिक्स देखें, और फिर जब मैं सारा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं टोटल इनकम करवाने के टाइम पे टैक्स लायबिलिटी में बार बार बात करूंगा सर। ऐसे मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। ठीक है, ऐसे बीच बीच में मैं करता रहता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आप ही लोग मुझे बता दो तो फटाफट, इतना क्या है 12,57,350 में टैक्स लायबिलिटी कितना होता है? बोलो सर, बोलो। अगर किसी का इनकम 12,57,350 होता है तो उसका टैक्स लायबिलिटी कितना होता है? चलो बता दो। कौन बताएगा मुझे? अगर आप लोग बेसिक करके आए हो सर, या बेसिक्स मिस है तो बेसिक्स एक बार गो थ्रू कर लो, वहां पर टैक्स रेट के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे के रखा। ठीक है, ऑलरेडी मैं गिवन करके रखा। सर बोलो। 197,293.2। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल है सर, जैसे कि हमें रूल 0 पता से है 2.5 लाख अप टू 2,50,000 एट द रेट। नील। सर 193। ओके सर, एक सेकेंड रुक जा। 2,50,000 टू 5 लाख 5 लाख 5%। एट द रेट 5%, मतलब इसके बीच में गैप कितना हो गया? स्लैब रेट क्या हो गया? 2.5 लाख 2.5 लाख से 5 लाख का गैप जो है उसमें चार्ज होता है सर। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख का, 2.5 लाख पे चार्ज करोगे 5%, तो कितना हो जाता है? 12,500। फिर नेक्स्ट स्लैब है सर आपका 5 लाख टू 10 लाख। एक बात आपको कह दिया सर, मैंने लास्ट दिन भी बोला था, ये 115 BSE अप्लाई नहीं हो रहा है। 115 BSE एक न्यू डिस्काउंट रेट है। ठीक है, वो यूज नहीं हो रहा है, रेगुलर रेट यूज हो रहा है। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख, इसमें कितना रेट चार्ज होगा? 20%। 20%। तो 5 लाख से 10 लाख का जो 1 बीच का लाख गैप है, ये 5 लाख का गैप है। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। फिर नेक्स्ट स्लैब क्या बचता है? 10 लाख के ऊपर जितना होगा, है ना, ग्रेटर देन 10 लाख टू 12 लाख 57, कितना था? 12 लाख 57 कितना था सर? 350। इसमें एट द रेट 30%, कितने का गैप बन रहा है सर? 10 लाख से 12,57,350 में गैप कितना बन रहा है? कितने का डिफरेंस है? 2,57,350। इसके ऊपर 30% कितना होता है बताओ मुझे? 77,205। 77,205, 77,205। देख लेना एक बार चेक करके। ठीक है,
मैं एक बार मैं भी देख लेता हूँ। 2,57,350, 2,57,350 इंटू कितना 30%, 77,205। वेरी गुड सर। अब सारा अमाउंट को टोटल करो। 1,12,500 और 77,205 टोटल करे सर। 189,705. 189,705 ठीक है। इस पे 4% इस पे ऐड हो जाएगा 4% एडू एंड हेल्थ सेस। ये एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। इंडिया में एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए बहुत ही कम खर्चा हो पाता है सर, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए बहुत ही कम खर्चा हो पाता है। आपको इसके लिए ना समझना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेता है? देश को चलाने के लिए ना, तो देश चलाने के लिए टैक्स लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनकम करता है उसका सोर्स क्या है, ये मैं आपको बार बार बताता रहूंगा ताकि आप लोग समझे कि गवर्नमेंट का हालत क्या होता है और गवर्नमेंट किस तरह से देश को चलाने के लिए काम करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन कर लिया, एग्जाम में जाके उल्टी कर दिया, लेकिन पता ही नहीं चला कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इफेक्ट क्या हुआ, जानना चाहिए ना। या फिर आपके मन में ये भी सवाल होना चाहिए, मेरे मन में आता है जो सवाल मैं भी आपको करने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतना टैक्स तो ले रहा है, 4% एडू एंड हेल्थ सेस लेने का क्या जरूरत था? ऐसा कितना हुआ है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, बताओ थोड़ा। 4% कितना हो जाएगा? 7588.2. 7588.2 टोटल करके कितना होता है? 197,293.2. 197 293.2. 293.2 ठीक है, 293 ठीक है, या फिर 290 कर सकते हो, राउंड ऑफ होता है। मैं भी राउंड ऑफ के बारे में बात नहीं किया, टोटल इनकम करने के टाइम पे बताऊंगा। इनकम टैक्स हमेशा देखना राउंड ऑफ करके किया जाता है, ठीक है। राउंड ऑफ का एक सेक्शन है, मैं डिस्कस करूंगा, अभी टाइम नहीं आया। ये हमेशा राउंड ऑफ किया जाता है, जो नियरेस्ट 0.5 का जो जगह होता है उस पे राउंड ऑफ हो जाता है। मतलब अगर जैसे ये 90 होना चाहिए, ठीक है, 930 होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 के उस पार जाता 935 होता तो 940 हो जाता। इट्स लाइक दैट, मैं बताऊंगा बाद में, अभी जरूरी नहीं है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि ये आपका क्या है, ये जो 1,97,293, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये क्या निकला सर? टैक्स लायबिलिटी ये किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, ठीक है। इस इंसान का 4 घर से जो भी इसने इनकम किया, इसके हिसाब से गवर्नमेंट के घर में एनुअल लेवल में 197,293.2 ये गवर्नमेंट के घर में जाएगा। अब जो बात मैं आपको 2 मिनट के लिए कर रहा था, ये देखो सर, ये 2022-23 का गवर्नमेंट का बजट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बजट को ध्यान से देखना, और गवर्नमेंट बजट में एक चीज थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए सर ठीक से देखिए, तो गवर्नमेंट का जो इनकम होता है, कहाँ से कितना इनकम आता है, जल्दी मुझे देख के बताएं सर। इनकम टैक्स से गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज कमाता है तो इनकम टैक्स से कितना कमाता है? ये वाला 15 रुपये. 15%। कॉर्पोरेट टैक्स से कितना कमाता है, मतलब कंपनी से टैक्स लेता है जो, 15%। कस्टम से कमाते हैं 5%, एक्साइज ड्यूटी से कमाता है 7%, जीएसटी से कमाता है 16%, ठीक है, ये जीएसटी है। और बाकी 35% अमाउंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बोरो करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट से, ठीक है। ये देश के लिए, यस सर बोलो। किसी का म्यूट नहीं है सर, थोड़ा म्यूट कर दो। इंटरनेशनल मार्केट से 100% में से 35% बोरो करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है देश चलाने के लिए। अच्छा बात है क्या ये? मतलब ये बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं हो गया? अरे बोलो, तो ज्यादा हाँ परसेंटेज नहीं सर। हो गया? 35%। ये अगर 15% होता ना तो समझते अच्छा होता। 35% लोन लेना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, ये पब्लिक को समझना चाहिए।
पब्लिक को समझना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में आउट ऑफ 140 करोड़ सिर्फ 4 से 5% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। ब्लैक मनी का भरमार लग चुका है। बिजनेस लेवल में डेवलपमेंट और चाहिए तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। एकमात्र चारा है जीएसटी अभी का, तो जीएसटी बढ़ रहा है और कोई उपाय नहीं है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जीएसटी बढ़ने से चीजों का दाम महंगा हो जाता है। हम लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं, रास्ते में निकल पड़ते हैं, हर चीज में जीएसटी, हर चीज में जीएसटी। तो कहाँ से ये जो लोन ले रहा है, कहाँ से इसका लोन का भरपाई कहाँ करेगा? अब आपके मन में चल रहा है सर, तो फिर ये जो इतना सारा इनकम गवर्नमेंट कर रहा है, कहाँ खर्चा करता है? खर्चा कहाँ करता है? चलो वो भी देख लो। रूपी गोज टू, कहाँ सरकार का खर्चा होता है? देखो, सबसे ज्यादा खर्चा अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज इनकम करता है, इफ गवर्नमेंट अर्न 100 रुपीज, तो उस 100 रुपीज में इंटरेस्ट पेमेंट करने में 20% खर्चा हो जाता है, क्योंकि 35% तो ले ही रहा था, तो 20% तो खर्चा हो ही जाएगा। सर अगर देश के अंदर का बात करें, मतलब 100 रुपीज में 20% चला गया सर, अब बचा कितना? जो बचा उसका खर्चा देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम निकलता है, रोड बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, स्कूल बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, रेल लाइन बिल्ड करने का, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम जितना चलता है, उस स्कीम को चलाने में 15% का खर्चा होता है। कभी कुछ जरूरी स्कीम भी होता है, कभी कुछ वोट बैंक वाला स्कीम भी होता है। वोट बैंक वाला स्कीम समझते हो ना? ये सुविधा दे दो तो वोट मिल जाएगा, वो सुविधा दे दो तो वोट मिल जाएगा, जो भी हो, कुल मिला के ऑलमोस्ट 15% वहां पर चला जाता है। बचता क्या सर? पेंशन, जो पेंशन मिलता है ना जिन लोगों को, रिटायर्ड पर्सन को, उनके उनके लिए 4% का खर्चा होता है। स्टेट को देना पड़ता है 17%, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में खर्चा हो जाता है ऑलमोस्ट 10% के आसपास, 10% के आसपास। सरकार को सब्सिडी देना पड़ता है। सब्सिडी मतलब, सब्सिडी मतलब क्या? सब्सिडी मतलब होता है हेल्पिंग हैंड बनाना। मतलब गवर्नमेंट किसी को बिजनेस करना है, किसी को कोई प्रोजेक्ट चलाना है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। ठीक है, अगर मानो कोई प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे ठीक है हम लोग 3 लाख दे देंगे, बाकी 7 लाख बैंक लोन करा देंगे आपको। मतलब ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बूस्ट है, उसके पीछे 8% का खर्चा हो जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडी। डिफेंस में खर्चा होता है 8%। अब कोई बोलेगा सर इसको कम करो, ये तो कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, कम तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोस में चाइना है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, ठीक है, और इंटरनेशनल, बताइए आप लोगों को, ये बढ़ाया जा सकता है, कम तो हो नहीं सकता। सौरो कॉस्ट है बट कुछ कर नहीं सकते। बचा गया अदर एक्सपेंडिचर्स में 9% बचता है, बाकी जो भी बचा कुछ एक्सपेंडिचर्स है। अब आप सोचो, तो इतना सारा खर्चा के अंदर एजुकेशन और हेल्थ को क्या मिला? एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को अगर आप डिटेल्स में जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है, हेल्थ सेक्टर्स में कितना खर्चा हो रहा है। यू विल गेट एवरीथिंग, आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर मिलेगा। अब आप गवर्नमेंट के साइट में जाए और चेक करें, जाके चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि किस फील्ड में कितना खर्चा गवर्नमेंट से होता है। ठीक है, ये देखो कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर दिख रहा है ना सर, ये देखो, ये पूरा एक्सपेंडिचर, अगर ये पूरा एक ये पूरा चार्ट अगर 100% का है, तो इसमें एजुकेशन एंड हेल्थ देख रहा है आपको? देखो तो कहीं पर, ये देखो ये हेल्थ है, एजुकेशन कहाँ है? दिखाई दिया? मुझे नहीं दिखा अभी तक। एजुकेशन, एजुकेशन, ये रहा एजुकेशन, देख रहे हैं सर? इतना बड़ा चंक के अंदर एजुकेशन और हेल्थ के लिए मिलता है इतना। फिर हम लोग बोलते हैं देश में हॉस्पिटल्स नहीं है, देश में स्कूल अच्छा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हमारा डब्बा है। हाँ वो तो है, हॉस्पिटल का बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, हाँ वो तो है, लेकिन बाकी चीज उसको भी छोड़ दे क्या? डिफेंस में छोड़ देंगे तो उधर मर जाएंगे, इंटरेस्ट के बिना इनकम नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस बंद हो जाएगा, स्टेट को नहीं देंगे तो स्टेट चिल्लाना चालू कर देगा, है ना? फूड पेट्रोलियम पे सब्सिडी देना पड़ता है, अगर पेट्रोलियम में सब्सिडी नहीं देगा तो पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, तो फिर हम लोग चिल्लाना चालू कर देता है,
देखो क्या कर रहा है मोदी सरकार, देखो क्या कर रहा है कांग्रेस सरकार। 150 का पेट्रोल का दाम से 125 हो गया, कोई मतलब है, सरकार चला रहा है। देखो फिर भी सब्सिडी देना पड़ता है, फर्टिलाइजर पे, फूड पे, पेट्रोलियम पे। प्लानिंग के लिए खर्चा होता है, फाइनेंस के लिए खर्चा होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए खर्चा होता है, यूनियन टेरिटरी को चलाने का खर्चा होता है, एनर्जी के लिए खर्चा होता है, कॉमर्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए खर्चा होता है, होम अफेयर्स के लिए खर्चा होता है, गांव को डेवलपमेंट के लिए खर्चा होता है, अर्बन डेवलपमेंट का खर्चा होता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का खर्चा होता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस के लिए खर्चा होता है। अब उपाय कुछ नहीं है सर, हम लोग सरकार को जितना भी चिल्ला दे, उपाय कुछ नहीं है, एक ही उपाय है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जब तक नहीं होगा कोई उपाय नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर डोनर क्या है? हाँ, डोनर डोनर वहाँ पर डोनर डोनर था नीचे में, कहाँ पर? एकदम राइट साइड में, नीचे में डाउन में डोनर। ये डोनर नहीं है, ये डू एनी आर, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली, मुझे भी इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। ये आई थिंक ये आपका नॉन रेसिडेंट का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, वो चेक कर लो गूगल में। एग्जैक्टली ये क्या खर्चा है मुझे समझ में नहीं आया सर, बाकी चीज तो समझ में आ गया सबको, मुझे भी नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुक जा, देख लेते हैं। ये ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कुछ कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न, वो अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ओ, लिए है सर। ठीक है, मतलब हमारा जो 7 सिस्टर्स है ना, 7 सिस्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए एक अलग फंड बनाया गया है। वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, 7 सिस्टर के डेवलपमेंट के लिए ओ, बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 सिस्टर बहुत पिछड़ा हुआ है सर। उनके पास तो बेसिक एक बेसिक फैसिलिटीज एम्यूनिटीज कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मुश्किल हो जाएगा उधर, ऐसे ही मुश्किल करके रखा था नागालैंड, बहुत मुश्किल कर रहा था नागालैंड। मणिपुर भी अपने बीच में लड़ाई लड़ता रहता है, लेकिन अभी मणिपुर ठंडा पड़ा है। नागालैंड में प्रॉब्लम अभी भी है, तो ठीक है, आसाम में भी बहुत प्रॉब्लम रहा है, अरुणाचल में चाइना का उधर से बहुत प्रॉब्लम करता है। तो हर चीज से ये देश को बचाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ तो प्रॉब्लम, मतलब कुछ तो चाहिए सर। तो ये सारा चीज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था, आपके मन में जब ये सवाल आए ना कि ये 4% क्यों ले रहा है, सवाल आना चाहिए। बट अब सवाल का जवाब ढूंढो तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन और हेल्थ सेस में गवर्नमेंट क्यों एक्स्ट्रा 4% मांग रहा है। ठीक है, पहले ये 3% हुआ करता था, उससे पहले 2% हुआ करता था। अब एवरी ये मोटा मोटी हर 3 साल 4 साल में 1-1% करके बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से जितना थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है हर टैक्स पेयर से, वो एजुकेशन फील्ड के लिए या हेल्थ फील्ड के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है सर, ये बस एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये था लास्ट दिन का क्वेश्चन का डिस्कशन, जो मैंने होमवर्क भी दिया था। अच्छा, और भी काफी सारा होमवर्क मैंने आप लोगों को दे के रखा। ये देखो यहाँ पर मोटा मोटी 11-12 इलस्ट्रेशन है, आप लोगों को मिला है ना? अगर किसी को बाई चांस नहीं मिला है मुझे एक बार याद दिलाएं। ठीक है, यहाँ पर करीब 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 11 इलस्ट्रेशन है, 11। ठीक है, ट्राई आई होप कर रहे हो। जिन लोगों ने ट्राई कर लिया बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट में बात करना मेरा बाकी है। तो जब तक मैं पूरा कॉन्सेप्ट बात नहीं कर लेता तब तक मैं होमवर्क डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, कुछ सेक्शंस में डिस्कस करना बाकी है। तो वो कुछ सेक्शंस जो बाकी हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में अभी बात करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करके ही बात करेंगे, तो आपको बाकी क्वेश्चंस का भी जवाब देने में हेल्प हो जाएगा सर। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है या कुछ सेक्शंस है जिसके बारे में मुझे आज आपके साथ बात करना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? जैसे एक कॉन्सेप्ट है सर एरियर ऑफ रेंट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है एरियर ऑफ रेंट का, एक कॉन्सेप्ट है। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट है आपका, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एरियर है, को ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एरियर का कॉन्सेप्ट है, को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन, जैसे यहाँ पर देखो आप, सेक्शन 25A दिखाई दे रहा है सर, सेक्शन 25A। ठीक है, सेक्शन 25 कुछ कुछ ऐसा एरिया है सर जहां पर डिडक्शन इनएडमिसिबल है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भारत के बाहर इंटरेस्ट पे करता है उसको डिडक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एन एजेंट। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। 25A का डिस्कशंस करना है, टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड।
अगर कोई पुराना रेंट आपको बाद में मिलता है, ठीक है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? बात को समझे। अगर कोई पुराना रेंट रिकवर अब होता है, ठीक है, मतलब आपका पहले अनरियलाइज था, ठीक है, अब रिकवर हो रहा है, तो मानो कि 2021-22 में या 22-23 में, 2021-22 में आपको 13-14 का कोई रेंट मिल रहा है। ध्यान से समझना बात को। पुराना कुछ 15,000 का रेंट था आपका, जो आपका उस टाइम पे बाकी था, जो रेंट आपको अभी रिकवर हुआ है। इनकम तो कर लिया आपने, है ना? जो नहीं मिल रहा था वो मिल गया, जिसको आपने बैड डेब्ट सोचा था। अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग उसको प्रोविजंस पर बैड डेब्ट में डाल देते हैं ना, जो मेरा मिलने वाला था नहीं मिला है। अरे बोलो सर। अकाउंटिंग लैंग्वेज यही बात करता है ना, ये पैसा मेरे को मिलने वाला है पर मिल नहीं रहा है, तो क्या करोगे? उसको बैड डेब्ट कर देते हैं। तो पहले कोई बंदा सोचा था कि मेरा बैड डेब्ट हो गया, बट वो बैड डेब्ट का पैसा अगर बाद में मिल गया तो सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा। बैड डेब्ट रिकवरी का भी हम लोग अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करते हैं ना, बैड डेब्ट रिकवरी करते हैं तो उसका भी अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही सोचो कि अगर ऐसा ही कुछ अनरियलाइज्ड आपको बाद में रिकवर हो जाता है, या एरियर का क्या मतलब है? बाकी, ठीक है। तो अगर आप एरियर ऑफ रेंट रिसीव कर लेते हो तो फिर उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ये सेक्शन 25A आपको समझाता है। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट और रियलाइजेशन, जिस साल आपको रियलाइजेशन होगा या रिसीव करोगे उस साल में आपको इसका टैक्सेबिलिटी आएगा। मतलब अगर 21-22 में रिसीव करोगे या रियलाइज करोगे तो 21-22 में होगा। ऐसे तो जो इनकम, जो रेंट था वो तो 13-14 का था, या 2002-3 का था, किसी भी पुराना डेट का हो सकता है। डिडक्शंस एट द रेट 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड और रियलाइज्ड, जितना रियलाइज करोगे उसका 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना वो भी मिलता है। And taxable even if assessee is not the owner of the property in the financial year of receipt or realizations. Point to be noted sir. अगर मानो कि जिस साल में आप रिसीव कर रहे हो उस टाइम तो आप प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो, ऐसा हो सकता है? हाँ सर। मानो 13-14 में किसी प्रॉपर्टी का ओनर थे आप, ये आपका प्रॉपर्टी रहा था 13-14 के टाइम पे, पर 21-22 जब आया, ठीक है, तब आप उसका ओनर नहीं हो। लेकिन जब 13-14 में आप ओनर थे तब आपको रेंट मिलने वाला था। तो टैक्सेबल इवन इफ एसेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसिप्ट एंड रियलाइजेशंस, फिर भी टैक्सेबल होगा। भले ही आप आज के डेट में प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो, फिर भी टैक्सेबल होगा। इसका डिटेल्स जानकारी लेना है, इसका थोड़ा डिटेल्स जानकारी लेना है। लेकिन आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये सब कॉम्प्लेक्स सिनारियो होता रहता है ना हमारी सोसाइटी में। अरे अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? सर डिटेल्स में बताता हूँ, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन करूंगा सर, लेकिन मैं आपको बस सेक्शंस का थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? आइडिया ले लो, फिर डिटेल्स बात करते हैं। नहीं तो क्या है ना, एकदम अननोन होके जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे सर क्या क्या बता रहे हो। को ओन्ड प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होता है ना जिसका को ओनरशिप होता है ना? को ओनरशिप मतलब एक ही प्रॉपर्टी में 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, एक ही प्रॉपर्टी का मालिक है, हाँ? फिर एक साथ मिलकर प्रॉपर्टी बनाता है, उसका लोन भी लेता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी का हिसाब किताब क्या होगा? ऐसा होता है ना, पापा चाचा सब मिलके प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? को ओन्ड प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो सेक्शन 26 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हाउस प्रॉपर्टी में को ओन्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, जहाँ पर पापा चाचा सब, हाँ, सब मिलके, है ना? जैसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं काकू जेठू बाबा सब मिले, ठीक है? मतलब मेरा बाबा काका जेठा, हिंदी में बोलते हैं तो पप्पा चचा, हाँ, ताऊ, ऐसा बोलते हैं ना। The self-occupied property, the annual value of the property and each co-owner will be nil. अगर self occupied property है तो वैल्यू तो नील होता है ना, ये तो पता ही है हम लोगों को, we know that कि self occupied में नील होता है। The annual value of the property of each co-owner will be nil and each co-owner shall be entitled to a deduction of 30,000 or 2 lakh, जैसा कि केस होगा, as the case में भी। And you all know, बताओ 30,000 कब लगता है और 2 लाख का डिडक्शन कब ले सकते हो? एनीवन प्लीज टेल मी। 30,000 का डिडक्शन कब चार्ज कर सकते हैं? 2 लाख का डिडक्शन कब चार्ज कर सकते हैं? सर 14,90,91 से पहले 25,000 2 लाख होता है जो उसके बाद का। वेरी गुड सर। सर मैक्सिमम, हाँ। अच्छा मानो कि अगर इंटरेस्ट आपने 1 लाख 1.5 लाख का ले रहे हो,
1499 के बाद का लोन है, 1499 के बाद का है, आप इंटरेस्ट भर रहे हो 1.5 लाख का, तो क्या आप 1.5 लाख का डिडक्शन दिखाओगे कि 2 लाख का डिडक्शन दिखाओगे? 1.5 लाख जितना हो। हाँ सर, वेरी गुड। स्टूडेंट क्या गलती करता है सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में, उनको लगता है कि भाई मैक्सिमम तो 2 लाख बोला है, तो वो 2 लाख ही याद करके जाता है, बट ये भूल जाता है कि भाई नहीं, मैक्सिमम है ये, ठीक है। अगर उसका इंटरेस्ट पेमेंट 1.5 लाख का है तो वो 1.5 लाख ही लिख सकता है, मैक्सिमम 2 लाख। अगर 1499 के बिफोर का केस है, अगर मानो किसी ने 25,000 का इंटरेस्ट भर रहा है, तो 25,000 होगा कि 30,000 होगा? 25,000। 25,000 है ना, मैक्सिमम 30,000 अगर 1499 के पुराना लोन है तो। 1/4/1999 बहुत पुराना केस है, आप में से शायद किसी किसी का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना। तो ये है आपका co-owned प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। हाउएवर, एग्रीगेट डिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट टू ईच co-owner respect of co-owned self-occupied property and any other self-occupied house property if any cannot exceed 30,000 or 2 lakh as the case में भी। मतलब जो प्रॉपर्टी चचा ताऊ सब मिलके बना रहा है, ठीक है, सब मिलके बना रहा है, ध्यान से समझे बात को। Aggregate deductions of interest to each co-owner in respect of co-owned self-occupied property and any other self-occupied house property if any cannot exceed, मतलब आप इंडिविजुअली भी मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख ले सकते हो, बट एग्रीगेट में भी आपका डिडक्शन मैक्सिमम इस प्रॉपर्टी के लिए वही 2 लाख या 30,000 हो सकता है, सब मिला जुला के भी वही 2 लाख। एक सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में एक प्रॉपर्टी में आप जितना इंटरेस्ट भरोगे मिला जुला के, चाचा ताऊ सब मिला जुला के, वही मैक्सिमम 2 लाख या 30,000। सर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? सर ऐसे तो आपको पता है कि लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना इंटरेस्ट भरा जाता है उतना ही डिडक्शंस मिलता है। The income from such property shall be computed as if the property is owned by the owner and thereafter the income so computed shall be apportioned among each co-owner as their specific share। ठीक है, उसके शेयर होल्डिंग के ऊपर से, मतलब जिसका जितना शेयर होल्डिंग है, घर के कितना रूम है, कितना प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जितना इंटरेस्ट भरेगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही ले सकता है, बट उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के ऊपर जिसका जितना हक है उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट का भी बाइफर्केशन कर सकता है। और एक कॉन्सेप्ट आएगा सर डीम्ड ओनरशिप का। डीम्ड ओनरशिप मतलब ओनरशिप मान लिया जाएगा सॉरी सर, ओनरशिप मान लिया जाएगा, मतलब जो ओनर है नहीं बट ओनर हो जाएगा। लो मान लिया हमने मुझे किसी से प्यार नहीं है, मतलब समझे ना सर, लो मान लिया हमने बोलने से ही आपको याद आ जाना चाहिए। The following person though not legal owners of a property are deemed to the owners, deemed to be owners। वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है फिर भी ओनर मान लिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस और टू माइनर चाइल्ड, मतलब कोई हस्बैंड अपने वाइफ को या कोई वाइफ अपने हस्बैंड को। स्पाउस क्या होता है? मियाँ का बीबी, बीबी का मियाँ, समझते हैं सर बात, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ना ऐसे मियाँ बीबी बोलते हैं बहुत, है ना, हस्बैंड वाइफ, बॉर बहू, बॉर बहू बंगाली में हम लोग बोलते हैं बॉर बहू, इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, है ना, उर्दू या हिंदी में बोलते हैं मियाँ बीबी। तो कहने का मतलब क्या है? पति पत्नी, जो बोलो सर, पति का पत्नी, पत्नी का पति, उसको स्पाउस कहते हैं। हस्बैंड की वाइफ, वाइफ की हस्बैंड। अगर वाइफ का पैसा ज्यादा है वो अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन अगर जया बच्चन जी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, या फिर अमिताभ बच्चन अगर अभिषेक बच्चन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर मैंने मान लिया कि अभिषेक बच्चन माइनर है, ठीक है, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। अगर कोई डॉटर है जिसका शादी हो चुका है बट अभी भी वो 18 का नहीं हुआ है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट एडिक्वेट मतलब जैसे आपको क्या लगता है, अमिताभ बच्चन अगर जया बच्चन को अगर 5 करोड़ का प्रॉपर्टी दे रहा है तो क्या 5 करोड़ चार्ज करेगा? फ्री में देगा। तो फ्री में भी दे सकता है या फिर 5 करोड़ की जगह 1 करोड़ भी दिखा सकता है। तो क्या 1 करोड़ लेके अगर अमिताभ जी जया जी को 1 करोड़ का प्रॉपर्टी दे रहे हैं जिसका एक्चुअल वैल्यूएशन 5 करोड़ है, तो ये क्या हो गया? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया। मतलब 5 करोड़ का चीज 1 करोड़ में दे रहे हो आप, ठीक है। तो इस केस में लैंड गिफ्ट किया जाता है। हाँ बोलो सर। हम लोग इधर लैंड गिफ्ट कर दिया जाता है।
हाँ लैंड भी गिफ्ट कर दिया जाता है, बहुत कुछ ऐसा चलता है। तो गिफ्ट उसका डिटेल्स डिस्कशन करेंगे सर अदर सोर्स में, गिफ्ट में कितना हद तक आप गिफ्ट कर सकते हो और कितना लेवल क्रॉस करने से वो गिफ्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा, इसका डिस्कशन होगा अदर सोर्स में। बट यहाँ पर मेरा पूरा फोकस है हाउस प्रॉपर्टी में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपना प्रॉपर्टी किसी और को दे देता है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द स्पाउस और टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन इन पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, ठीक है, पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, ठीक है, ऐसे केसेस में जो भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है ना उसको ही डीम्ड डोनर माना जाता है। डीम्ड डोनर के बारे में मैं और डिटेल्स डिस्कशंस करता हूं सर, बट ये सब सेक्शंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। इससे एमसीक्यू सवाल भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव सवाल भी आपको कर सकता है। सो ये सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशंस, ठीक है, तो इसको याद भी रखना है। जो हाँ बोलो। कोरोना वाला था उसमें मतलब हर आदमी में से 30,000 घटेगा या फिर मतलब पूरा मिला के 30,000, मतलब रेशियो में बांट दिया जाए? पूरा पूरा मिला के सर, एग्रीगेट में, पूरा एग्रीगेट मिला के होना चाहिए, ठीक है, मैं मतलब कराता हूँ, उसको क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ बोल बोल सर। उसको रेशियो में बांट दिया जाएंगे। हाँ उसको रेशियो में बांट सकते हैं, जिसका जितना शेयर मिलेगा उसके प्रॉपर्टी में उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस है मैं कराता हूँ, क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग को और क्लैरिटी आ जाएगा सब, ठीक? जैसे कि डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 80 to 27 के हिसाब से यहाँ पर डीम्ड ओनरशिप के बारे में अभी मैं जो बात कर रहा था, इसमें देखो डिटेल्स में, ट्रांसफर टू स्पाउस, in case of a transfer of house property by an individual to his or her spouse, otherwise then the adequate consideration, the transferor is deemed to be the owner of the transferred property। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अमिताभ बच्चन जया बच्चन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उसका एडिक्वेट अमाउंट चार्ज नहीं करता, 2 करोड़ की चीज को अगर 50 लाख में दे देता है, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ऐसे केसेस में जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरर, हु इज द ट्रांसफरर, अमिताभ बच्चन इज ट्रांसफर, हु इज द ट्रांसफरर, अमिताभ बच्चन इज ट्रांसफरर, उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा, भले ही वो प्रॉपर्टी का ओनर जया बच्चन जी के नाम पे है, बट फिर भी इन केस दे ट्रांसफर टू स्पाउस इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, इसका एक्सेप्शन है। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं ना, लीव अपार्ट है ना, अलग रहते हैं, डिवोर्स हो गया है कुछ ऐसा, with an agreement to leave apart, the transferor will not be deemed to be the owner, in that case transferor deemed owner नहीं बनेगा। ऐसे तो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन एक साथ ही रहते हैं, we all know that, बट फिर भी मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मानो कि ये लोग अलग रहता, लीव अपार्ट हो जाता, तो ऐसे केसेस में अमिताभ बच्चन को और उस घर का डीम्ड ओनर नहीं माना जाता, ऐसे केसेस में जया बच्चन को ही डीम्ड ओनर माना जाता, ठीक है। लेकिन अगर दे आर नॉट लीव अपार्ट, ठीक है, एग्रीमेंट के हिसाब से कोई लीव अपार्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, तो अमित जी को ही प्रॉपर्टी भले ही ट्रांसफर हो गया जया जी को, फिर भी अमिताभ बच्चन को ही उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड, ठीक है, माइनर बच्चे को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, इन केस ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर माइनर चाइल्ड, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, द ट्रांसफरर रूट, जिसने ट्रांसफर किया, मतलब अगर पापा ने किया तो पापा ओनर होगा, माँ ने किया तो माँ ओनर होगा, ठीक है। ये सब क्लबिंग ऑफ इनकम बोल के एक चैप्टर आएगा, क्लबिंग बोल के एक चैप्टर आता है सर, क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसमें इनकम को जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन अगर ऐसा करेगा, जया बच्चन पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा या अभिषेक को ट्रांसफर करेगा, बेसिकली अपना टैक्स को बचाने के लिए, कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके अपना टैक्स अमाउंट को कम कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे टैक्स बचाने को टैक्स का चोरी मानता है, ठीक है, टैक्स इवेजन मानता है। इवेजन मतलब टैक्स को चोरी करना, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता, तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लबिंग प्रोविजंस को लाया। जो कोई भी टैक्स को बचाने का चक्कर में ये सब सोचेगा ना कि अपना प्रॉपर्टी है अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं, तो फिर बच्चे का तो टैक्स नहीं होगा या समथिंग लाइक दैट, प्रॉपर्टी वैल्यू कम कर के दिखा देते हैं, है ना, वैल्यूएशन कम करके दिखा देते हैं। अगर ये रेट जब होता है ना, जब इसका छानबीन होता है, जब रेट पड़ता है, तो उसका डिटेल्स डिस्कशन होता है, तब उसमें ये सब पता चल जाता है। तब क्या करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओरिजिनली जो प्रॉपर्टी का ओनर था उसी को उसका ओनर मान लिया जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ ट्रांसफर टू ए माइनर मैरिड डॉटर, द ट्रांसफरर इज नॉट डीम्ड ओनर, ठीक है, अगर माइनर मैरिड डॉटर है
तो माइनर मैरिड डॉटर को ही उसका ओनर माना जाएगा, ट्रांसफरर को नहीं, पेरेंट्स को नहीं। ठीक है, देखो और भी है, वेयर कैश इज ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, कैश दे दिया गया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वेयर कैश इज ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, घर नहीं दिया, घर खरीदने के लिए पैसा दे दिया। ये सब डुप्लीकेसी को डुप्लीकेसी समझ रहे सर आप लोग? डुप्लीकेसी को मतलब डुप्लीकेसी या इलीगलिटी करने का सब कॉन्सेप्ट है, जिसको इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह से ट्रीट करता है। Where cash is transferred to spouse or minor child and the transferee acquires property out of such cash, and the transferee acquires property out of such cash, then transferor shall not be treated as deemed owner of the property. However, clubbing provision will be attracted. Clubbing provision attract करेगा। Clubbing provisions मतलब, clubbing provisions में जब आप लोगों को clubbing पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। Clubbing में क्या होता है, मेनली स्पाउस मतलब जो ज्यादा इनकम करते हैं उनकी इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है, या फिर अगर कोई माइनर चाइल्ड पे ट्रांसफर करता है तो बच्चे का इनकम को पापा के इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब बच के निकलने का जगह नहीं है, बच के निकलने का जगह नहीं है। ठीक है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब क्लबिंग पढ़ाऊंगा। होल्डर ऑफ एन इम्पर्टिबल एस्टेट क्या होता है, सेक्शन 27 सबसेक्शन 2, इम्पर्टिबल एस्टेट इज अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल, इसको लीगली डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। The holder of an impertible estate shall be deemed to be the individual owner of all properties comprised in the estate, मतलब उस संपत्ति में जितना है तो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। ये आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडिया में हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर बेस करके जो है चलता है। सक्सेशन एक्ट मतलब वही दादाजी का जमीन या जायदाद या प्रॉपर्टी पापा को जाता है, पापा का जमीन जायदाद बच्चे को जाता है ना, ये कॉन्सेप्ट है। ये सक्सेशन एक्ट बोल के एक एक्ट आता है, प्रॉपर्टी एक्ट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन। All the properties comprised in an impertible estate by custom, ये custom मतलब प्रथा के हिसाब से चल रहा है, is to be assessed in the status of each Hindu undivided family के हिसाब से होता है। However, section 27 subsection 2 will continue to be applicable in relation to impertible estate by grant of covenant। ठीक है, कहने का मतलब यही है। सर एक सेकंड आप लोग होल्ड करो ना, एक सेकंड होल्ड करो, मैं अभी 2 सेकंड में आता हूँ। आप लोग तब तक ये जितना भी आप लोगों को सेक्शन नजर आ रहा है ना, इसको एक बार गो थ्रू करते रहो, मैं 2 सेकंड में आता हूँ। यस सर, बोलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो सर, मेरा साउंड आ रहा है आप लोगों को? ओके सर, देखो जैसे और भी प्रोविजन देखो, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होगा तो उसका क्या होगा, ऐसे केसेस में भी मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना जमीन का ओनरशिप नहीं होता है उस तरह से, मतलब आपको पूरा सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ता है तभी जाके आप एक शेयर होल्डर बनते हो बेसिकली। जैसे अगर कभी आपको ये नॉर्मली मैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज फाउंडेशन लेवल में पढ़ाने के टाइम पे बताता हूँ, क्या होता है कि मानो कि एक पूरा सोसाइटी है, उसमें आपको मेंबर बनना पड़ता है, तो मेंबरशिप जिसका जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू हुम अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड। ठीक है,
जैसे हमारे यहाँ पर केष्टपुर में वीआईपी के उस पार प्रफुल्ल कानन, वो केष्टपुर का ही एक एरिया है सर, प्रफुल्ल कानन बोल के, वहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है। फिर मुझे और भी पता है सर, मुकुंदपुर बोल के एक एरिया है जहाँ पर आजकल बहुत सारा हॉस्पिटल्स हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी एक चलता है संतोषपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो लोग पता है शायद पता कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्सेप्ट में ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग बहुत मिलता है सर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट सोसाइटी का मेंबर बनने ही तभी जाके आप वहां पर अपना बिल्डिंग या जो भी है ले सकते हो। तो ये या फिर आप इसको समझने के लिए अमूल को भी समझ सकते हो। अमूल दूध हम लोग पीते हैं ना सर, घर घर में अमूल का दूध सुबह रोज आता है। तो अमूल का जो कंपनी चलता है ना, ये कंपनी नहीं है, ये एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जिसका जितना गाय है, जिसका जितना काऊ है, जिसका जितना बफेलो है, उसके हिसाब से शेयर होल्डिंग मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, आपको नॉलेज मिलेगा कि कोऑपरेटिव कैसे चलता है या कैसे फॉर्म किया जाता है। मूवी का नाम है मंथन, बहुत पुराना मूवी है। आप लोगों के अंदर पेशेंस है तो देखिएगा, बिकॉज पुराना मूवी है तो 3.5 घंटा 4 घंटे का मूवी है, और डिटेल्स कहानी है उसमें। मंथन कैसे, अमूल कैसे बना, ठीक है। श्याम बेनेगल का डायरेक्टरी है, बहुत ही अच्छा डायरेक्टरी है ऐसा। लेकिन पेशेंस चाहिए ऐसा मूवी देखने के लिए, अगर पेशेंस है, जानने का इच्छा है, तभी देख पाओगे, अदरवाइज ये सब वही बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर नहीं है सर, ठीक है। ओरिजिनल कहानी है, समाज के ऊपर बना हुआ मूवी है मंथन। कैसे बना था अमूल, क्यूरियन, वार्गिस क्यूरियन ने अमूल को बनाया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया था, ठीक है। बट यहाँ पर मैं बिल्डिंग स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है, अगर उसने वहां पर उसको अगर अलॉट किया गया है प्रॉपर्टी, लीज अंडर ए हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम ऑफ ए सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन, तो उसे भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे नहीं प्रॉपर्टी हम ओनर हम नहीं है, प्रॉपर्टी का ओनर कोऑपरेटिव है, बट फिर भी अगर आपको अलॉट किया गया, अगर आपके नाम पे बिल्डिंग स्कीम अलॉट किया गया, तो भी आपको क्या माना जाएगा, तो भी आपको प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। तो ये सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 में डीम्ड ओनरशिप का पार्ट है। Person in possession of a property, a person who is allowed to take or retain the possession of any building or part thereof in the part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act shall be the deemed owner of that house property, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से आया है, ठीक है, कि अगर कोई प्रॉपर्टी कोई पोजीशंस पे है, ठीक है, द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द बायर, मतलब अभी पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, पूरा पैसा नहीं दिया गया, ठीक है, अभी पैसा देना बाकी है, तो पोजीशन दे दिया गया, ठीक है, लेकिन अभी भी पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है। ध्यान से बात को सुनना, ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस मतलब हो सकता है 50 लाख का प्रॉपर्टी है, आपने अभी 30 लाख ही दिया, लेकिन एज पर एग्रीमेंट 30 लाख में ही आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया, अभी भी 20 लाख बाकी है, ठीक है। तो जब तक आप प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर कर दिया तो आपको ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर, ठीक है। सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द बायर, ऑल्दो सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, ये सब एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन सेल एग्रीमेंट डीड अभी तक नहीं बना, ठीक है। तो फिर भी जिसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है, एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, उसको भी ओनर माना जा सकता है। इन ऑल द अबव केस the buyer would be deemed to be the owner of the property although it is not registered in his name। प्रॉपर्टी अभी भी उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ, फिर भी वो प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सर, ये सब एक्सेप्शनल कंडीशंस है, ये सब एक्सेप्शनल कंडीशंस है जब जब आपको प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। अब प्रॉपर्टी का ओनर नहीं मानेंगे तो फिर आपसे टैक्स कैसे गवर्नमेंट लेगा, बात समझे। पर्सन हैविंग ए राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 years, ए पर्सन हु एक्वायर्स, सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 भी कहता है, ए पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट्स इन विद रेस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ, अगर किसी बिल्डिंग पे या किसी बिल्डिंग के पार्ट पे आपका राइट है, बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रांजैक्शन और एज इन रेफर्ड टू इन सेक्शन 269 यूए ऑफ सबसेक्शन एफ, ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 years, ठीक है। ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 साल, 12 साल के कम का नहीं, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लीज पे लेते हो, लीज क्या होता है, लीज इज अ टाइप ऑफ रेंट, लॉन्ग टाइम रेंट सर, लीज इज अ लॉन्ग टाइम रेंट। से फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है जिसका एक्चुअल वैल्यू है 50 लाख, अब 50 लाख दे के बाई नहीं कर सकते आप, तो आप इस प्रॉपर्टी को लीज में ले सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एक वैल्यू देते हो, मे से फॉर एग्जांपल 15 इयर्स लीज, 15 इयर्स लीज का एक वैल्यू हो सकता है कि आप 15 लाख दे दो, 15 लाख आप अभी पेमेंट करो, ठीक है, और मंथली 3000 करके दे देना,
ऐसा चलता है बड़ा बाजार में, ऐसा बड़ा बड़ा मतलब बिजनेस चलता है सर लीज पे, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस पे ये लीज कॉन्सेप्ट चलता है। मेरे फाइनेंस का क्लास चलता है, वहां पर मैं ये सब डिस्कशन करता हूँ कि कंपनी को लीज लेना चाहिए, मशीन की खरीदना चाहिए। मैं कल ही बता रहा था, कल फाइनेंस का क्लास चल रहा था कैश प्लानिंग के ऊपर, मैं कल भी बता रहा। तो ठीक है, वो अलग बात, जो करेगा वो उसको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई लीज पे लॉन्ग टर्म के लिए 12 साल से ज्यादा टाइम के लिए कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करके रखता है, तो उसे भी उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। एक्चुअल में वो ओनर नहीं है, ओनर तो कोई और ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होता है लीज पे, है ना सर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। In case a person acquiring any right by way of lease from month to month or for a period not exceeding 1 year, such person will not be deemed to be the owner. तो नॉर्मल जो रेंटल एग्रीमेंट होता है ना हमारे सोसाइटी में, हाँ सर, जो ये बहुत कॉमन रेंटल एग्रीमेंट है, 11 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है ना, कोलकाता में या फिर किसी भी जगह में आप देखोगे तो 11 महीने का एग्रीमेंट चलता है। 11 महीना बाद आप रिन्यू करते हो। तो जैसे मानो कि अगर आप कोई घर रेंट पे लेके रहते हो 11 महीने के रेंट पे, तो क्या आप उस घर का ओनर मानोगे? नहीं होगा, वो डीम्ड ओनर नहीं होगा। जो कम से कम 12 साल से ऊपर का लीज लेके रहता है, वो भी रेंट ही है, बट उसको ओनर मान लिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है सर सेक्शन 27 का कॉन्सेप्ट, डीम्ड ओनर। क्लियर है डीम्ड ओनर? बोलो। এখন তো স্যার 12 সালের তো মানে কেউ দেয় না একবারে, ওটা তো ম্যাক্সিমাম স্যার ওই দোকানপত্র এইগুলোর ক্ষেত্রে হয়। जो भी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है ना, तुम अगर कोई भी प्रॉपर्टी नॉर्मली कोई घर, वगैरह, हाँ, रहने के लिए कोई घर कोई 12 साल के लिए क्यों देगा, ठीक है। হ্যাঁ बिजनेस ওটাই के স্যার। लिए तो देता है ना, बिजनेस के लिए तो देता है ना। तो बिजनेस के लिए भी अगर आप लेते हो और फिर आप उसको रेंट पे लगा देते हो, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हो गया ना। हाँ ना, तुमने लीज लिया, फिर तुमने लीज लेके तुम किसी और को रेंट पे दे दिया। बड़ा बाजार में सब बहुत है, कोलकाता में बड़ा बाजार एरिया में सब बहुत है। घर का एक्चुअल ओनर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन एक्चुअल ओनर है, सब लीज में लिख के रखा है, सब लीज में लिख के रखा है। ओरिजिनल ओनर कहाँ है, मर गया कि भूत हो गया, पता ही नहीं, क्योंकि 300 साढ़े 300 साल हो गया बड़ा बाजार का बिल्डिंग का उम्र, ठीक है। अब पता ही नहीं चलता कि कौन ओरिजिनल ओनर है, सब लीज में, लीज का ओनरशिप में सब अभी भी रेंट उठाता रहता है। और वहां पर तो छोटा छोटा जगह का भी 5,000 7,000 करके रेंट है। मतलब किसी को अगर एक 10 स्क्वायर फीट का भी जगह मिल जाता है तो उसका भी 5,000 का रेंट लगा देते, 10 स्क्वायर फीट, मतलब हार्डली एक चेयर और एक टेबल बैठ सकते हैं। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो डीम्ड ओनरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ठीक है, चलो ये आपको मैं बोला था एक्चुअली आज आपको बहुत सारा प्रोविजंस बताना है, तो मैं आपको प्रोविजंस बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि आपको और भी क्या क्या चीजें जानना है, किस तरह से समझना है। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस कराने का भी आपको बोला ना, जैसे एरिया ऑफ रेंट का, ठीक है, एरिया ऑफ रेंट का, कोड ओनर प्रॉपर्टी का, ये सब कुछ क्वेश्चंस करना है। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको जो मैं ऑलरेडी एक मतलब होमवर्क कर दिया है ना, अब उसको सॉल्व कीजिएगा, सारा क्वेश्चन से सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे স্যার প্রথমে हाँ बोल। ফার্স্টের দিকে স্যার কয়েকটা করেছি। ठीक है, मैं चेक करूंगा सर, चेक करूंगा, सारा क्वेश्चन चेक करूंगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 8 वाला, ये वाला हो जाना चाहिए। क्या ये हो जाना चाहिए ना? हम लोग 4 प्रॉपर्टी वाला सॉल्व कर लिए सर, ये 3 प्रॉपर्टी वाला दिया है। कल का क्वेश्चन सर, यस्टरडे वाला क्वेश्चन, कल हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। 3 घर है, आपको चूज करना है, ये देखो 3 houses all of which are self occupied, the particulars of house given here। तो क्या आप तीनों घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते या नहीं मान सकते, ठीक है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो। और ऐसे बोला देखो, असिस्ट एज सेल्फ ऑक्युपाइड सो दैट इज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। आपको ऐसा चेक करना है जिसमें आपका टैक्स लायबिलिटी सबसे कम हो, ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ऐसा ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, जो हम लोग क्लास में जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं उसी हिसाब से। आज क्यों कहोगे बेर করে দিচ্ছে নাকি? হ্যাঁ স্যার। ওকেই বের করে দেয়? হ্যাঁ। তোর সাথে শত্রুতা আছে নাকি বল? কি জানি স্যার। रुक जा।
ठीक है, आई होप कि अभी और नहीं कर सकता कोई। अच्छा चलो गला बैठ गया मेरा। क्वेश्चन लिखो तो सर मेरे साथ साथ। फिर से क्या होगा? হুম, সে কি বের করে দিল? কে বের করে দিচ্ছে? আমি? জানি না যে আমি দেখলাম সাফন রিমু। নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, তো দেখ। তো আমাকে কে বার করে দিল আজকে স্যার? কাকে? পঙ্কজকে বের করে দিয়েছে? কে বের স্যার করবে আমাকে কিছু? আজকে বার করে দিল ফার্স্ট টাইম। আরে মনে হচ্ছে কারো থেকে ভুলভাল টেপাটেপি হয়ে যায় হয়তো, বা আমার থেকেও হতে যে পারে। করে দিচ্ছে স্যার, হ্যাঁ, জিও নেটওয়ার্ক বের করে দিচ্ছে সবাইকে। তো ঠিক আছে, কেউ বের করবে না, কেন বের করবে? সিস্টেমে হয়তো এবার হচ্ছে না system। প্রথমবার বের করলো পঙ্কজকে? আচ্ছা ফার্স্ট টাইম আচ্ছা আজকে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সেরকম কিছু বলিনি। আমি দেখছি এই বের করার প্রবলেমটা আমি সলভ করার চেষ্টা করছি তারা কিছুদিনের মধ্যে। আচ্ছা কোশ্চেন লিখ স্যার, কোশ্চেন লিখ। X owns a property. It is given on rent. X owns a property. It is given on rent. लिखना rent being 11,000 per month. ठीक है, to a bank. Municipal value MB है, MB मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू। जिसको याद नहीं रहेगा वो फुल फॉर्म लिख लो। MB of the property is rupees 1,30,000. Fair rent 1,40,000 and standard rent is 1,34,000. Municipal tax paid by X is as follows. $26,000 on March 3, 2020. 26,000 on March 3, 2020 and 30,000 on May 10, 2020. एक जीरो ज्यादा हो गया ना? On May 1, 2020, the rent is increased from 11,000 per month to 14,000 per month. 11,000 to 14,000 per month with
रेट्रोस्पेक्टिव समझते हो सर? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब समझते हो? पुराने रेट से, विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2019. Area of rent area of rent 2019-20 are paid on May 1, 2020. Find out the amount chargeable to tax for assessment year 2021 and 21-22. ये असेसमेंट ईयर का इंफॉर्मेशन एग्जाम में 22, 23, 23, 24 कुछ भी दिया जा सकता है, आप एज पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 20, 21, 21, 22 दिया, इसको अगर मैं चेंज करके 22, 23 करके देता तो 22, 23 हो जाता। ठीक है, बट आप इन्फॉर्मेशन का मतलब को समझो। ठीक है, एज पर क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कीजिए। तो जस्ट टेल मी कि क्या जवाब होगा इसका। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? एक से एक प्रॉपर्टी का ओनर है और क्या कहा है, इसका रेंट है 11,000, बैंक को रेंट दिया है। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दिया 1,30,000 का, फेयर रेंट दिया 1,40,000, म्यूनिसिपल स्टैंडर्ड रेंट दिया 1,34,000, टैक्स भी पे किया इस तरह से 26,000 ऑन March 3, 2020 को और 30,000 ऑन May 10, 2020 को। On May 1, 2020 rent is increased from 11,000 to 14,000 with retrospective effect। मतलब रेंट इंक्रीज तो हुआ है बट एक्चुअल रेंट इंक्रीज हुआ है 2019 के हिसाब 19 से, मतलब जितना रेंट इंक्रीज हुआ है वो पूरा पुराना इंक्रीज से भी देना पड़ेगा। मतलब भले ही रेंट का डेट बताया जा रहा है कि May 1, 2020 से, बट एक्चुअल में रेंट इंक्रीज हुआ है April 1, 2019 से। ठीक है, तो एरियर ऑफ रेंट 2019-20 का होता है, एरियर ऑफ रेंट 2019-20 का आर पेड ऑन May 1, 2020 को। फाइंड आउट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 21-22। दिस इज द क्वेश्चन सर। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। बट फर्स्ट टेल मी, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ सर। सर जल्दी बताओ मुझे, एक्चुअल रेंट कितना होगा आपका? एक्चुअल या एनुअल जो भी बोलो। आपने कितना महीने के 11,000 करके आपने रेंट दिया, तो 11,000 करके 12 महीने का कितना रेंट होता है? टेल मी। 1,32,000। 1,32,000। वेरी गुड सर। अब देखो हमारे यहाँ पर 2 साल का इंफॉर्मेशन पूछा है। ठीक है, एक हमें पूछा गया है असेसमेंट ईयर 13-14 और असेसमेंट ईयर 14-15, सॉरी असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22। लेकिन इस इंफॉर्मेशन में 12-13 का भी, सॉरी 12-13 नहीं, कितना 19-20 का ना सर। अब क्वेश्चन देखो एक बार, 19-20 का भी इसमें इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली पुराना एक डेटा को मैंने चेंज किया, इसलिए मेरा पुराना डेटा बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं सर। देखो आप अपने इंफॉर्मेशन में देखो कि आपके पास एक प्रीवियस ईयर है जिसमें 19-20 का डेटा है ना, और आपके पास 2021 का इंफॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है, 19-20 एज वेल एज 2021 दोनों इंफॉर्मेशन को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 19-20 एज वेल एज 2021। नाउ टेल मी, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप प्रॉपर्ली चेक करते हो तो इसमें आप स्टेप 1 बता सकते हो मुझे?
बोलो सर। स्टेप 1 दोनों ईयर का बताओ मुझे। 1,34,000। 1920 एज वेल एज 2021 बिकॉज हमें क्या चाहिए सर, स्टेप 1 कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी नीड, MBFR टेक द हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड। तो 1 মধ্যে लाख লো 1,30,000 1,34,000 टेक द हायर 1,34,000 स्टैंडर्ड रेंट कितना है, सॉरी 1,30,000 1,40,000 सॉरी 1,40 1,40 হচ্ছে হায়ার আর তাতে স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট হচ্ছে লোয়ার 1,34,000। 1,30,000 1,40,000 take the higher and subject to standard 1,34,000 तो your step 1 becomes a 1,34,000। इसका भी वही हो जाएगा। now step 2 अच्छा टेल मी सर, स्टेप 2 में एक्चुअल कितना रहे, एक्चुअल रेंट कितना है हम लोगों का 1,32,000। अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से ज्यादा है तो स्टेप 2 आएगा, अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से कम है तो स्टेप 2 नहीं आएगा। स्टेप 1 इज आर ईआर, तो ये 1920 में नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। व्हाट अबाउट 2021? क्या 20 आएगा, क्यों बताओ? এটা 14,000 এর সাথে 14,000 पर मंथ है। वेरी गुड सर। जब हम लोग 2021 कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर एक्चुअल रेंट एक्चुअली हमारा 11,000 नहीं, बिकॉज रेंट इंक्रीज किया है सर। ये देखो रेंट इंक्रीज कर दिया, May 1 2020 को रेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 11,000 पर मंथ टू 14,000 पर मंथ, है ना। वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में किया है, वो अप्रैल 1 से, ठीक है, अप्रैल 1 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ है, अप्रैल 1 2019 से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट স্যার 1,68,000। तो यहाँ पर रेंट हो जाता है आपका 14,000 इंटू 12, तो ये हो जाता है आपका 1,68,000। तो ये 1,68,000 और ये 1,34,000 स्टेप 2 आ जाएगा। यस स्टेप 3 आएगा क्या, नो सर नहीं आएगा। मतलब कोई वैकेंसी वगैरह है क्या, नहीं है। तो जीएबी विच इज लेटेस्ट, इसका जीएबी हो जाएगा 1,34,000, इसका जीएबी हो जाएगा 1,68,000। वेरी गुड सर। सर म्यूनिसिपल टैक्स का क्या करें, आप अगर ठीक से देखें म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में 26,000 ऑन March 3 2020 को दिया है ना, 26,000 म्यूनिसिपल टैक्स March 3 2020 को दिया है एंड 30,000 ऑन May 10 2020 को दिया है। तो March 3 मतलब अभी 31 मार्च 26,000 खत्म, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 26,000 माइनस होगा, है ना, और यहाँ से 30,000। यहाँ से 30,000 हो जाएगा ना, बिकॉज वो May 10 को दिया है। तो जीएबी से टैक्स लेस करोगे तो कितना आता है, 1,08,000 1,08,000। इसका 1,38,000। हाँ 1,38,000 ओके 1,38,000। अब इसमें ये आपका क्या हो गया एनएवी, अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 32,400। 32,400, इसका 41,400। बोरोड कैपिटल कुछ है क्या, लोन नहीं लोन सर। कुछ है, फाइनेंस कर दो 75,600। इसका 96,600। ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है ना सर, कहानी में ट्विस्ट है।
रेंट में जो इंक्रीमेंट हुआ था, रेंट में जो इंक्रीमेंट हुआ था, वो इंक्रीमेंट रेंट जो है सर, जो May 1, 2020 में जो इंक्रीमेंट हुआ था, रेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 11,000 per month to 14,000 per month with retrospective effect from April 1, 2019, ठीक है। और बाद में ये भी कहा गया एरियर ऑफ रेंट 2019-20 आर पेड ऑन May 1, 2020। ये जो एरियर ऑफ रेंट था ये कब रिसीव हुआ? मई को। पुराना रेंट जो एरियर था, जो अप्रैल का एरियर था, वो मई में, मतलब मई 2020 में मिला, वो मई 2020 में मिला। अब क्वेश्चन इज दैट सर आपका कितना दिन का एरियर है? अप्रैल 1 से मई 1 तक कितना कितना दिन का हो जाएगा, कितना महीने का हो जाएगा, हिसाब लगाओ। और कितना अमाउंट का हो जाएगा, बोलो। आपका एरियर कितने दिन का है, हिसाब लगाओ सर। अगर अप्रैल 1 से रेट्रोस्पेक्टिव वैसे हुआ है तो अप्रैल से लेके पूरा, अप्रैल से लेके मतलब पूरा उस पूरा पूरा 19-20 का ना, पूरा 19-20 का ही तो बाकी है, ये सर नो। लेकिन कितना अमाउंट का? 11,000 से 14,000 का रेंट इंक्रीज हुआ है, तो कितने अमाउंट का? 3,000 का। बोलो सर, क्या ये सही है? 3,000 करके 12 महीने का, टेल मी। 11,000 से 14,000 में जो चेंजेस हुआ है, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव वे में हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराना डेट से इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन अब तो पहले ही 11,000 तो पहले था आपका, तो भी न्यू 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 स्कीम में जो 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, उसका भी इफेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा ना, उसका इफेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये 36,000 कब रिसीव हुआ है सर? अरे बोलो सर। 1 मई को। पूरी ये 1 मई को हुआ है। तो ये जो 36,000 है, ये 36,000 एक्चुअल में कब का है? 19-20 का है, पर इसका रिसीव बाद में हो रहा है ना। तो क्या ये 36,000 डायरेक्टली इधर आ जाएगा, टोटल में ऐड हो जाएगा क्या? नहीं सर, इसको हिसाब लगाना है। मैंने आपको प्रोविजंस बताने के टाइम पे अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट का प्रोविजंस बताया था कि टैक्सेबल कब होता है? इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट और रियलाइजेशंस। डिडक्शंस दिया जाता है 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड और रियलाइज्ड, taxable even if assessee is not the owner of the property in the financial year of the receipt and realizations। अगर आप 25A को डिटेल्स में देखना चाहते हो, ये रहा, अब यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ सकते हो। प्रोविजंस का डिटेल्स नॉलेज रखना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चंस में धोखा खा जाओगे। ये रहा, as per section 25A subsection 1, amount rent received in arrears of rent from a tenant of the amount of unrealized rent realized subsequently from a tenant by an assessee, assessee मतलब जिसका टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, shall be deemed to be income of house property in the financial year in which rent is received। जिस पर्टिकुलर ईयर में आप रिसीव कर रहे हो उस साल में रेंट टैक्सेबल होगा, and shall be included in the total income of the assessee under the head income from house property whether the assessee is the owner of the property or not in that financial year। मतलब या तो उस प्रॉपर्टी का ओनर तभी भी है या फिर ना है। साथ में ये भी बोलता है कि सेक्शन 25A सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स द डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एरियर्स ऑन रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट। जो आपको बाद में मिला है ना, उसका 30% का डिडक्शंस भी दिखाना पड़ेगा। तो सेक्शन 25A का जो समरी निकल के आता है वो कुछ ऐसा है, ये टैक्सेबल इन द टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट और रियलाइजेशंस, डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड और रियलाइज्ड, taxable taxable even if the assessee is not the owner of the house property in the financial year of receipt or realization। तो हमें क्या करना चाहिए सर? हमें इसका एक वर्किंग कर लेना चाहिए, क्या बोलते हो? इसका एक वर्किंग बनता है ना, इसका एक हिसाब बनता है, तो क्या वर्किंग करोगे? चलो वर्किंग क्या होगा? रिकम्प्यूटेशन, ध्यान से सुनना बात को।
रिकॉम्प्यूटेशन करेंगे सर, रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ GAV फॉर प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1920। अच्छा, प्रीवियस ईयर 1920 मतलब असेसमेंट ईयर क्या 2021, याद रखें, ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021। अच्छा सर, रेंट कितना है हमारा, रेंट हमारा कितना है बोलो, न्यू रेंट कितना हो जाएगा, अरे न्यू रेंट कितना हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ है ना, अब फ्रेशली करते हैं, बात को 14,000। समझे। हाँ सर, वेरी गुड, चेंज हुआ है ना रेंट, बोला ना कि अप्रैल एकदम 19 से, अप्रैल 1 19 से रेंट इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग उसका इंक्रीज को दिखा नहीं सर, पूरा का पूरा रेंट को देख रहे हैं, मतलब हम लोग फिर से एक बार 14,000 करके पूरा हिसाब करेंगे, तो 14,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 1,68,000। अब देखो आपका स्टेप 1 क्या आएगा, स्टेप 1 तो पता है ना 1,34,000। हेलो, स्टेप 1 यू ऑल नो ना, MBFR टेक द हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड 1,34,000। यस सर, सर स्टेप 2 आएगा, यस सर 1,68,000। वेरी गुड सर। GAV क्या होगा, 1,68,000। थैंक यू सर। सर ओरिजिनल GAV कितना था, अगर आप इसका पुराना हिसाब देखें, चेक करें 1920 का पुराना हिसाब क्या था, GAV कितना था 1,34,000 है ना, ये वाला सर 1920 का पुराना Yes, हिसाब sir. क्या था 1,34,000, न्यू हिसाब क्या बन रहा है 1,68,000. 1,68,000, फर्क को समझे, तो GAV ओरिजिनल कितना 1,34,000। नाउ इसमें आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इसमें से कितना अमाउंट पहले टैक्स नहीं हुआ था, 36,000. 36 नहीं, 68 से 34, 1,68,000 से 1,34,000 को माइनस कर, 34,000. 34. है ना, 36 क्यों बोले, 34,000 है ना, GAV के हिसाब से चलना है ना, तो ये अमाउंट आपका पहले टैक्स नहीं हुआ था, नॉट टैक्स अर्लियर, तो इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस प्रोवाइड करो। चौंतीस हजार पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना 30%, तो 34 का 30% करने से कितना होगा 10,200. माइनस करके 23,800. ये जो अमाउंट है ना, ये जो 23,800 है, इसको आप यहाँ पर दिखाओगे, जैसे आपका एरियर ऑफ रेंट 36,000 था, बट आपका इनकम में ऐड होगा 23,800, टोटल करके बताओ 2021 में आपका क्या हिसाब हो रहा है 1,20,400. 1,20,000 plus this is your income under the head एरियर ऑफ रेंट का हिसाब ऐसे करना है, एरियर ऑफ रेंट का हिसाब ऐसे करना है, बात समझ में नीचे में आया। 36,000 दिखाना जरूरी होता है. हाँ, ये आपको हिसाब के लिए है, कितना एरिया रहा है आपका, ये जो मैंने यहाँ पर शो किया, इसी 36,000 के चक्कर में ही तो आप, इसके चक्कर में ही तो आपने ये हिसाब लगाया, यस सर.
तो बेसिकली आपको ये 36,000 का हिसाब है, कोई क्या करेगा, ये एरियर ऑफ रेंट बोल के यहाँ पर ऐड कर देगा क्या? अरे बाबा रेंट रिसीव होगा, फिर उसमें डिडक्शंस होगा, जीएबी के अंदर आएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, वो 36,000 का इफेक्ट वहां पर डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली आ गया सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 14,000 ले रही है ना, पहले मेरा रेंट 11,000 था, उसके साथ मेरा 3,000 का रेंट ऐड हो गया, तो ये 3,000 तो इसके अंदर आ गया ना, और उसी के हिसाब से मेरा जीएबी है, और जीएबी के हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और अल्टीमेटली 23,800 का ही इनकम मेरा ऐड होगा, जो मेरा पहले टैक्स नहीं था, जो मेरा पहले टैक्सेबल नहीं था, वही 23,800 मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1,20,400 होगा, जो टोटल इनकम का पार्ट बनेगा, जो टोटल इनकम का बोलो सर, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। एक ऐसा होमवर्क क्वेश्चंस भी रहेगा सर, ऑलरेडी मैं दे के रखा आपको, इलस्ट्रेशन 10 देखिए, ट्राई कीजिएगा। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 2022, बेच दिया। June 2022 he recovered the rent from 10,000 from Mr. Gaurav, to whom he had let out his property for 2 years from 2016 to March 2018. He could not realize 2 months rent of 20,000 from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing income from house property in assessment year 18-19। 18-19 का पुराना रेंट नहीं मिला था उसको। Further, he had let out his property from April 2018 to February 2022 to Mr. Satish. In April 2022, he had increased the rent from 12,000 to 15,000. And the same was the subject matter of disputes. In September 2022, the matter was finally settled, and Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent for the period of April 2022 and February 2022. Would the recovery of unrealized rent and arrears of rent be taxable in the hands of Mr. Anand? And if so, in which year? कैलकुलेट करके बताओ, ट्राई करोगे? सिमिलर क्वेश्चन है ये, Yes. मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, ठीक है। आज आपको मैंने कराया एरियर ऑफ रेंट का एक क्वेश्चन, इसी को दिमाग में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए, करोगे ना सर? ठीक है, यस। ये वाला एक क्वेश्चन मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 10 एक मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन ये इलस्ट्रेशन 8 मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे बाकी सभी कुछ ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 9 क्या है? इलस्ट्रेशन 9 ये भी हो जाना चाहिए मुझे लगता है। प्रेम ओन्स ए हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड 1/3 पोर्शन वाज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ये तो हो जाएगा सर। एक Yes, sir, प्रॉपर्टी हो का गया। एक हिस्सा आप लेट आउट करते हो, एक हिस्से में आप रेंट देते हो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कर चुका। तो 8, 9, 10 हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कल हम लोग पढ़ते पढ़ते एक प्रोविजंस आया था सर, दो चीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक आपका कॉम्पोजिट रेंट का क्वेश्चन आएगा। कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है बोलो तो, एक कॉम्पोजिट रेंट का करेंगे और एक करेंगे सर को ओनरशिप। जैसे आपको बोला ना, ताऊ चाचा मिला के अगर घर एक साथ रेंट पे ले तो क्या करना चाहिए, ठीक है। वैसा एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और कॉम्पोजिट रेंट का मतलब सिर्फ घर रेंट पे नहीं दिया जाता, घर के साथ साथ घर का एसेट्स भी रेंट पे दिया जा रहा है। जैसे मानो साथ में फर्नीचर भी दिया जा रहा है, प्लांट मशीनरी भी दिया जा रहा है, ठीक है। सर्विस के लिए लिफ्ट, सिक्योरिटी गार्ड, पावर बैकअप, ये भी तो रेंट के अंदर आ जाता है। तो जब आपको सब कुछ सर्विस मिला के रेंट दिया जाता है तो क्या उसको अलग करने का कोई मौका है, ये जानना जरूरी है सर। ये डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ, ठीक है। और कैसे उसको स्प्लिट किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, इसका भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और एक स्पेशल पॉइंट आएगा, वो क्वेश्चन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। कॉम्पोजिट रेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Another important part is income from house property situated outside India. अगर किसी रेसिडेंट इन इंडिया को, जिसका रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड नेचर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल whether such income is brought into India or not. अगर आप इंडिया का रेसिडेंट हो, इसके लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस एक बार देखना चाहिए। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर देखें, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लास एक बार जरूर देखें। बाद में मैं फिर से जब रेसिडेंशियल स्टेटस करवाऊंगा फिर लाइव एक बार कर लीजिएगा, जिन लोगों का नहीं हुआ है। जिन लोगों का हो गया वो रेसिडेंशियल स्टेटस एक बार देखें। रेसिडेंशियल स्टेटस में ये समझाया जाता है कि आप अगर इंडिया का रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी हो तो क्या होता है। तो कहने का मतलब है अगर इंडिया का रेसिडेंट हो
तो इंडिया के बाहर भी अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है तो इंडिया में उसका टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो या फिर अगर आप इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो, ऐसे केसेस में अगर आप इनकम रेंट इंडिया में रिसीव करते हो तभी इंडिया में टैक्स देना, अदरवाइज नहीं। सर ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट जस्ट गो थ्रू रेसिडेंशियल स्टेटस। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का लिस्ट आप लोगों के पास है, एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला 3-4 क्लास देख लो। मुझे नहीं लगता ये टॉपिक आपको तंग करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, लास्ट दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि एक प्रॉपर्टी कुछ दिनों के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड में चला जाता है, कुछ दिनों के लिए लेट आउट हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन कराया था ना, 4 महीना रेंट पे था और 8 महीना लेट आउट, हाँ ऐसा एक था। इसका भी प्रोविजन है सर। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप देखिए, सेक्शन 23 का पूरा एरिया कवर करता है, ठीक है, ध्यान से देखो सर। Where the let out property is vacant for part of the year, अगर कोई let out property किसी पार्ट में वैकेंट रहता है, तो where let out property is vacant for the part of the year and owing to vacancy, the actual rent is lower than the expected rent, then the actual rent received and receivable will be the GAB of the property. You know this कि अगर वैकेंसी रहता है तो क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग हाउस प्रॉपर्टी का पहले क्लास में ही बता के रखा। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें उसमें क्या होता है, ठीक है। अच्छा, where the house property is let out for part of the year and self occupied for part of the year, section 23 subsection 3 का अंदर आता है। If a single unit of a property is self occupied for part of the year and let out for the remaining part of the year, then expected rent मतलब step 1 में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं for the whole year shall be taken into determining the GAB, ठीक है, मतलब आप GAB कैलकुलेट करें और पूरा कैलकुलेशंस पे टैक्स दें, ठीक है। अगर आपका प्रॉपर्टी आप आधा ईयर में आप लेट आउट करते हो, आधा में सेल्फ ऑक्युपाइड करते हो, इसको हाउस प्रॉपर्टी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको बाइफरकेट नहीं करता, आपको जीएबी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ एक बात है, अच्छा, द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द फॉर द होल शैल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेंट, जो आप लोग करते हो एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना, बेसिकली जीएबी कैलकुलेट करना है, जो हम लोगों ने कल के क्वेश्चन में किया है ना। कल के क्वेश्चन में यस्टरडे वाला क्वेश्चन पे हम लोगों ने किया ना, लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड दोनों था, बट हम लोग पूरा क्वेश्चन को लेट आउट करके सॉल्व किया, यस और नो। और लेट आउट करके सॉल्व करने का मतलब क्या है, मतलब वही आर देखना है, एआरआर देखना है, कंपेयर करना है ना, जीएबी निकालना है। अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे करता है पूरा साल भर के लिए, वो अलाउ कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि म्यूनिसिपल टैक्स, तो जैसे देखो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में म्यूनिसिपल टैक्स तो नहीं मिलता है ना। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या आपको म्यूनिसिपल टैक्स का बेनिफिट मिलता है? नो सर, नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आप 50% एसओ और 50% एलओ, या फिर साल में किसी भी टाइम पे 4 महीना एलओ मतलब 4 मंथ्स लेट आउट और 8 मंथ्स लेट आउट भी करते हो, जितना म्यूनिसिपल टैक्स आप भरोगे ना उसका बेनिफिट ले लीजिएगा, इनकम टैक्स इतना उधार हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो क्या मतलब निकला फिर कल का प्रोविजंस का, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का, अगर कोई प्रॉपर्टी में आप सेल्फ ऑक्युपाइड करते हो और साथ में उसको लेट आउट भी करते हो किसी साल में, उसका पूरा का पूरा जीएबी आ जाएगा और म्यूनिसिपल टैक्स का पूरा यूज कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल बात है। तो यही कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आप इसको एक बार मैं प्रोविजंस भी नोट्स पूरा शेयर कर देता हूँ, आप लोग ना एक बार प्रोविजंस भी गो थ्रू करते रहना, ठीक है। मैं नोट्स आज शेयर कर देता हूँ, अपडेटेड नोट्स शेयर करता हूँ, जिन लोगों के पास पुराना है वो पुराना नोट छोड़ दे, अपडेटेड नोट जो मैं शेयर करूंगा वो अपडेटेड नोट्स ही फॉलो करें, और आप लोग एकदम अच्छे से देखें कि क्या क्या प्रोविजंस है और प्रोविजंस के बेसिस में क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है आप लोग मुझे याद दिलाइएगा, मैं उस टॉपिक को भी आपको कवर कर दूंगा, ठीक है सर। तो आज मेरा क्लास इतना ही है, आप लोग होमवर्क ट्राई कीजिए सर। मैंने 10-11 जो इलस्ट्रेशंस दिया, कुछ इजी है कुछ टफ है, बट आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बचा कुचा टॉपिक करेंगे, ठीक है, कुछ बचा कुचा टॉपिक और करेंगे, और साथ में होमवर्क के भी बारे में जो जो सॉल्व कर रहे हैं उनको भी मैं सॉल्व करके दूंगा, ऐसे जो ना कर रहे हैं उसका भी करके दूंगा, बट हो जाना चाहिए, ठीक है सर। ओके सर, इतना ही है आज, टाटा बाय सर। बाय सर। রাখছি দাদা। ओके रोशनी, बाय सर। बाय सर, बाय।